वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटेन की यूनिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दो वीडियोस मैंने अलग अलग बनाए थे, एक इटली की यूनिफिकेशन, एक जर्मनी की यूनिफिकेशन। बेटा, इस मॉड्यूल की ये लास्ट यूनिफिकेशन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका आप टाइटल देखिए। द टाइटल सेज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब ये टाइटल अपने आप में ही बड़ा सिग्निफिकेंट आपको एक इशारा दे रहा है कि ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन थी ना वो थोड़ी स्ट्रेंज थी। मतलब इन लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ वगैरह नहीं लड़ी, कोई रेवोल्यूशन नहीं लड़ी। ठीक है, कोई इनमें अपराइजिंग नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो क्या था, इन Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of a long drawn out process. यानी कि लंबे टाइम तक एक कहते हैं ना, जो चीज़ें धीरे धीरे करके इवॉल्व होती हैं, ऐसे करते करते ब्रिटेन ने यूनिफिकेशन की ओर कदम कदम रखा अपना। ठीक है, तो क्या था बेटा, पहले जैसे अगर आपको पता हो ना कि एक तो स्कॉटलैंड है, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक है इंग्लैंड, ठीक है, एक मिनट, एक है इंग्लैंड, ठीक है, एक है आयरलैंड, राइट, और एक है वेल्श बोलने वाले जो लोग रहते थे वहाँ पे। तो हमारे पास ये चार अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी। मतलब 18th सेंचुरी से पहले ना तो स्कॉटलैंड एक इंडिविजुअल कंट्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, ना ही इंग्लैंड, ना ही आयरलैंड, ना ही वेल्श बोलने वाले लोग। यानी कि इन सब की जो आइडेंटिटीज़ थी ना वो अलग अलग थी। सब लोग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के थे। सबका जो एथनिक बैकग्राउंड था ना वो एकदम से डिफरेंट था। लैंग्वेज अलग बोलते थे। स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश लैंग्वेज बोलते थे, इंग्लैंड के लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, आयरलैंड के लोग आयरिश लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो क्या था, अब जितने भी एथनिक ग्रुप्स अपने अपनी कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि इनकी कोई अपनी एक कॉमननेस नहीं थी, कोई कॉमनैलिटी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ रहते इंग्लैंड जो था ना वो पावरफुल होना शुरू हो गया। भाई, अब ये पावरफुल कैसे हुआ? देखो बच्चों, इंग्लैंड जो था उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई सबसे पहले। ठीक है, तो ये लोग धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर गए। अब इनके पास पैसा भी आ गया और पावर भी आ गई। जब भाई किसी के पास पैसा पावर आती है ना तो वो बाकी आजू बाजू जितने भी उसके छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ रहती है ना, कल्चरल आइडेंटिटीज़, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लैंड ने भी वही किया। अब इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी वो ग्रो करने लग गई। अब इंग्लिश पार्लियामेंट में तकरीबन मिडिल क्लास लोग जो थे वो उसके मेंबर्स थे। तो उन्होंने क्या किया, पावर को दे सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्ची इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, and that was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. तो ठीक है बच्चों, इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी ना वो तो ग्रो करने लग गई। क्यों ग्रो करी? क्योंकि इंग्लैंड के पास पावर आ गई। पावर कैसे आई? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए आई। तो उसने क्या किया, जब इंग्लिश पार्लियामेंट ग्रो की ना तो उसने मोनार्ची से पावर ईयर 1688 में ले ली। ठीक है बच्चों, ईयर्स आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब ये वो जो कॉन्फ्लिक्ट था ना बेटा, मोनार्ची से पावर लेके कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देनी, यानी कि मोनार्च की पावर को लिमिट कर देना, ये लंबा सा प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट था। अब इस वर्ड को समझो, प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक डिसएग्रीमेंट, मतलब जो बड़े लंबे टाइम तक चला। मतलब ऐसा लगता है ना कि अभी ख़त्म होगा, अभी ख़त्म होगा, लेकिन आपकी उम्मीद से भी वो लंबा चला। एक कॉम्प्लेक्सिटी थी उसके अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इंग्लैंड के पास पावर आ गई और उसने क्या बनाया, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन बनाने के पीछे इंग्लैंड का क्या हाथ था कि मैं जितनी अपनी टेरिटरीज़ एक्सपैंड करूँगा, जितनी मैं पॉलिटिकली एक्सपेंशन करूँगा, उतना मैं डोमिनेंट कर पाऊँगा। ठीक है, उतनी पावर मेरे पास आ जाएगी। तो ये जो एक्ट ऑफ यूनियन था बेटा, ये 1707 में बनाया गया। किसके बीच में? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। अभी हमने बात करी ना बेटा, स्कॉटलैंड की बात करी हमने, ठीक है, हमने इंग्लैंड की बात करी, हमने आयरलैंड की बात करी, और हमने वेल्श बोलने वाले एक छोटी सी कम्युनिटी की बात करी। तो ये अलग अलग आइलैंड्स थे जो
अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ एग्जिस्ट करते थे, इनके अंदर कुछ भी ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, ये जो एक्ट ऑफ यूनियन बना ना 1707 में, ये इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में बना। तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इकट्ठे हो गए और क्या बन गए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब भाई इंग्लैंड के पास स्कॉटलैंड को उसने कब्जा लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज किया, क्योंकि वेल्थ थी, पावर थी, सब कुछ था। तो इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस जो था बेटा वो किसके ऊपर इम्पोज किया, स्कॉटलैंड के ऊपर। ठीक है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना इंग्लिश मेंबर्स होते थे, तो ये तो ऑब्वियसली डोमिनेट करेंगे ही करेंगे, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी ग्रो करती गई इंग्लिश मेंबर्स के साथ, तो जो स्कॉटलैंड के रहने वाले बेटा जो लोग थे ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एथनिक आइडेंटिटीज़ थी, इनका कल्चर अलग था, इनकी भाषा अलग थी, इनके पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशंस जो थे ना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट थे एक दूसरे से। इनको ना बड़े तरीके से ना इन्होंने सप्रेस करना शुरू कर दिया। किन्होंने किया, इंग्लैंड के लोगों ने इनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड के लोगों ने सप्रेस कैसे किया, उसके लिए छोटा सा मैं आपको एक बीच में एक चीज़ समझाना चाहूँगी बेटा। क्रिश्चियनिटी जो है ना, जिस रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, ये 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है। एक सेक्ट तो होता है बेटा कैथोलिक्स का, ठीक है, और दूसरा सेक्ट जो होता है वो होता है प्रोटेस्टेंट्स का। अब जैसे कैथोलिक्स जो थे ना, ये तो बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल रिलीजन के जो कस्टम्स थे उनको फॉलो करते हुए आ रहे थे, मतलब बड़े पुराने समय से जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे। और ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ये मार्टिन लूथर के आने के बाद एक नया सेक्ट जो था क्रिश्चियनिटी का, वो बाहर निकल कर आया, इमर्ज हुआ, तो उसको प्रोटेस्टेंट्स का नाम दिया गया। अब बेटा इंग्लैंड में जो थे ना, वो प्रोटेस्टेंट्स जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। ठीक है, अब डोमिनेशन जो थी प्रोटेस्टेंट्स की ज़्यादा थी कहाँ, इंग्लैंड में। और ये जो स्कॉटिश हाईलैंड्स थे, जहाँ पे ये स्कॉटलैंड के लोग रहते थे, वहाँ पे कैथोलिक क्लैंस यानी कि ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे। अभी प्रोटेस्टेंट्स ने क्या किया, स्कॉटलैंड में जाके वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे, चाहे आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो, पॉलिटिकली सपोर्ट करो। क्यों सपोर्ट कर रहे थे, ताकि हम वहाँ के रहने वाले कैथोलिक्स को क्या कर सकें बेटा, रिप्रेस कर सकें, दबा सकें। ठीक है, जब जब कैथोलिक्स ने अपनी इंडिपेंडेंस की आवाज़ उठाई, तब तब इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स ने स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट्स के साथ मिलके उनको हर बार क्या किया, रिप्रेस किया, ऑप्रेस किया, उनको दबाया। अब बेचारे स्कॉटिश हाईलैंडर्स देखो कितनी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। बेचारे ना तो अपनी गेलिक लैंग्वेज बोल पाए, और ना ही अपनी जो वो नेशनल ड्रेस डालते थे ना, जो उनकी एक कॉस्ट्यूम रहती थी अपनी आइडेंटिटी को जिससे वो रिलेट कर पाते थे, तो वो भी उनको मतलब डालनी जो थी ना, वो उन्होंने किसी तरह से वो भी ख़त्म कर दी कि भाई ना तो अपनी लैंग्वेज बोलो, ना अपनी नेशनल ड्रेस डालो। और कईयों को तो उन्होंने बेचारे स्कॉटलैंडर्स को या स्कॉटिश लैंग्वेज बोलने वालों को अपने होमलैंड यानी कि अपनी जगह से भी बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ बेटा, एक्ट ऑफ यूनियन कब बना था, वापस से आपको रिकॉल करा दूं, ईयर 1707 में। किसके बीच में, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। और ये जब दोनों इकट्ठे हुए एक्ट ऑफ यूनियन से क्या बना बेटा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखो अब ये दोनों किंगडम्स तो आपस में, इंग्लैंड ने अपने साथ स्कॉटलैंड को मर्ज कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है आयरलैंड की। अब इंग्लैंड को अगर और पावरफुल होना है तो उसको आयरलैंड को भी अपने कब्जे में करना पड़ेगा। तो चलें फिर आगे आयरलैंड की ओर। अब हमने स्कॉटलैंड को तो डाल दिया ना इंग्लैंड के अंदर, अब आयरलैंड की बारी आती है। अच्छा, आयरलैंड के साथ क्या हुआ, उसका भी यही सिमिलर फेट, आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। नाउ इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे ये कंट्री थी ना, इसके अंदर भी ये 2 सेक्ट्स जो थे ना, बड़े प्रोमिनेंटली डिवाइडेड थे। अब इंग्लिश जो थे, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, मेजॉरिटी थी। तो उन्होंने क्या किया, आयरलैंड के ऊपर फिर से अपनी डोमिनेंस जैसे स्कॉटलैंड पे इम्पोज करी, वैसे आयरलैंड के ऊपर इम्पोज करने लगे। क्यों, क्योंकि आयरलैंड में ज़्यादा पॉपुलेशन किस सेक्ट की थी, कैथोलिक्स की थी, यानी कि आयरलैंड एक कैथोलिक कंट्री थी बेटा।
ठीक है। तो अब कैथोलिक्स तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी इंडिपेंडेंस छीन के कोई और किसी और के पास चली जाए, तो कैथोलिक्स ने क्या किया, रिवोल्ट करने शुरू कर दिए। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट। लेकिन उन बेचारों को क्या किया गया, बार बार सप्रेस किया गया। सेम फेट बेटा, तभी सिमिलर फेट लिखा गया क्योंकि स्कॉटलैंड्स को भी तो सप्रेस किया गया था ना। जितनी बार उन्होंने भी सोचा कि भाई हम अगर कोशिश करें कि हम ना इनके साथ मर्ज हों, तो पर उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली उनको स्कॉटलैंडर्स को सप्रेस किया। अब ये जो वोल्फ टोन था ना, ही वॉज वन ऑफ द आयरिश मैन। तो इसने अपने बाकी यूनाइटेड आयरिश मैन के साथ कंबाइन करके ना क्या किया, उनको एकजुट करके इसने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। किनके अगेंस्ट, इंग्लिश पीपल के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। बेटा किस ईयर में किया, 1798 में किया। लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली बेचारे हार गए एंड दे वर सप्रेस्ड बाय द डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंसिंग पावरफुल इंग्लैंड, इंग्लिश मेंबर्स। तो क्या हुआ बेटा, आयरलैंड जो था ना उसको भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेट, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, कौन से ईयर में मर्ज किया गया बेटा, 1801 के अंदर। मैं फिर से बोल रही हूँ, ईयर्स को लेके कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखनी अपने माइंड में। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करेंगे, ईयर्स, डेट्स विल बी डेफिनेटली क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, अब ये सारी की सारी जो अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज़ थी, भले ही हम बात करें स्कॉटलैंड की, इंग्लैंड की, आयरलैंड की, ठीक है, अब अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी। अब इनके अंदर वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आनी बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या हुआ, एक न्यू ब्रिटिश नेशन बनी। ठीक है, अब ब्रिटिश नेशन बनेगी तो भैया उसमें कल्चर किसका डोमिनेट करेगा, इंग्लिश पीपल का। वो इंग्लिश कल्चर जो था वो डोमिनेट करने लग गया। तो भाई उस कलेक्टिव आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करने के लिए नए सिंबल्स क्रिएट किए गए, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। आप फ्लैग देखते हो ना ब्रिटिश का, ये वाला, ये यूनियन जैक वाला जो फ्लैग होता है। ठीक है, तो ये बना। नेशनल एंथम क्रिएट किया गया। क्या था बेटा नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो प्रिडोमिनेंटली थोपी गई, इम्पोज करी गई। ठीक है, अब ये जो जितने भी सबॉर्डिनेट पार्टनर्स की इन्होंने इस यूनियन में बात करी है बेटा, वो सबॉर्डिनेट पार्टनर्स कौन थे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। ये 3 सबॉर्डिनेट पार्टनर्स थे। यानी कि ये अपनी छोटी छोटी जो स्टेट्स थी, इनके ऊपर किसने धावा बोला, किसने उनको डोमिनेट किया, इंग्लैंड ने। तो बेटा इस तरह से ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप यू आर एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हैपेंड and how it emerged into a single unified British nation। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता।